नमस्कार दोस्तों। राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण वीवीआई संस्कृत विषय के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, प्रश्न संख्या 1, मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। इसका सही उत्तर है, मंगलम पाठ में महर्षि वेद व्यास सत्य की महत्ता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्रशस्त होता है। ऋषिगण देवलोक को प्राप्त करने के लिए सत्य का ही मार्ग अपनाते हैं। अगला प्रश्न है, मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाएं। उत्तर है इसका, मंगलम पाठ में संकलित कठोपनिषद के मंत्र में महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा बंद रहती है। आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान है। इस आत्मा को बस में नहीं की जा सकती है। प्रश्न संख्या 3, आत्मा का स्वरूप क्या है? पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। सही उत्तर है, कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अच्छा विश्लेषण किया गया है। आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अवस्थित है। यह अणु से भी सूक्ष्म और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है। प्रश्न संख्या 4, नदी और विद्वान में क्या समानता है? इसका सही उत्तर है, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप के प्रवाह किए बिना ईश्वर में मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का उल्लेख करें। सही उत्तर, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थल संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर, गुरुद्वारा इत्यादि है। अगला प्रश्न है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है, अथवा पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है? 3 वाक्यों में उत्तर दें। सही उत्तर है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ उनके 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और यह स्थल गुरुद्वारा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 7, पाटलिपुत्र के प्राचीन महोत्सव का वर्णन करें। सही उत्तर है, पाटलिपुत्र में शरत काल में कौमुदी महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। सभी नगरवासी आनंद मग्न हो जाते थे। इस समारोह का विशेष प्रचलन गुप्त वंश के शासन काल में था। आजकल जिस तरह दुर्गा पूजा मनाई जाती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अगला प्रश्न है, भगवान बुद्ध ने पाटलिग्राम के बारे में क्या कहा था? सही उत्तर है, भगवान बुद्ध प्राचीन काल में अनेक बार पाटलिग्राम आए थे। यहाँ आकर इस गांव के महत्व को बढ़ाया था और उसी समय उन्होंने कहा था, यह गांव एक दिन महानगर होगा, परंतु यह नगर आग, जल और कलह से हमेशा भयभीत रहेगा। अगला प्रश्न है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था? सही उत्तर है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना में, जैसे पाटलिपुत्र में शरद काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। यह महोत्सव गुप्त वंश के काल में होता था। उस समय सभी लोग आनंद मग्न होते थे। अगला प्रश्न है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित पाठ अलस कथा में आलसियों के माध्यम से शिक्षा दी गई है कि उनका भरण पोषण करुणाशीलों अर्थात दयावानों के बिना संभव नहीं है। आलसी काम नहीं करते, ऐसी स्थिति में कोई दयावान ही उनकी व्यवस्था करते हैं। अगला प्रश्न है, अलस कथा के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों ली? सही उत्तर है, अलस कथा में बहुत सारे बनावटी आलस से ग्रहण कर अन्न और वस्त्र प्राप्त करने लगे, जिससे अलसशाला का खर्च बढ़ गया। अधिक खर्च को देखकर वहां के कर्मियों ने आलसियों की परीक्षा ली। प्रश्न संख्या 12, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ? सही उत्तर है,
अलसशाला में आग लगने पर सभी धूर्त आलसी तथा कृत्रिम आलस वाले भाग गए और लेकिन 4 आलसी सोए हुए रह गए और आपस में बातें कर रहे थे। फैली आग को देखकर नियोगी पुरुष को दया आ गया और उन लोगों ने सोचा कि अगर इन्हें नहीं निकाला जाएगा तो जल जाएंगे। तब उन लोगों ने चारों आलसियों के बाल पकड़कर खींचते हुए बाहर निकाला। प्रश्न संख्या 13। अलस कथा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। यह पाठ विद्यापति द्वारा रचित पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित एक उपदेशात्मक लघु कथा है। विद्यापति ने मैथिली, अवहट्ट तथा संस्कृत तीनों भाषाओं में ग्रंथ रचना की थी। पुरुष परीक्षा में धर्म, अर्थ, काम इत्यादि विषयों से संबद्ध अनेक मनोरंजक कथाएं दी गई है। अलस कथा में आलस्य के निवारण की प्रेरणा दी गई है। इस पाठ से संसार की विचित्र गतिविधि का भी परिचय मिलता है। अगला प्रश्न है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखें। सही उत्तर है, चारों आलसी निश्चय ही अपने आलसपन को सिद्ध कर रहे थे। एक ने मुंह ढककर कहा, अरे अल्लाह, कैसा? दूसरे ने कहा, लगता है इस घर में आग लग गई है। तीसरे ने कहा, कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है जो पानी से भींगे वस्त्रों से ढक दे। चौथे ने कहा, अरे वाह चालो, कितनी बातें करते हो, चुपचाप क्यों नहीं रहते हो। अगला प्रश्न है, उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। सही उत्तर है, बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है। सही उत्तर है, इस पाठ से हमें यह संदेश मिलता है कि संस्कृत के साहित्य के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है। संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती जा रही है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएं, कवियत्री, लेखिकाएं आदि में काफी योगदान दिया गया है। अगला प्रश्न है, संस्कृत में पंडिता क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें। सही उत्तर है, संस्कृत साहित्य में आधुनिक समय की लेखिकाओं पंडिता क्षमा राव अति प्रसिद्ध है। शंकर चरितम उनकी अनुपम रचना है। गांधी दर्शन से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह गीता, मिरालहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद, यात्रा आदि रचनाएं की है। अगला प्रश्न है, भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं, अथवा भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है। सही उत्तर है, भारतवर्ष अति प्रसिद्ध देश है तथा यहाँ की भूमि सदैव पवित्र और ममतामयी है। यहाँ विभिन्न जातियों और धर्मों के लोग एकता के भाव में रहते हैं। प्रश्न संख्या 19, देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं। पठित पाठ के आधार पर उत्तर 3 से 5 वाक्यों में लिखें। सही उत्तर है, देवगण भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। प्रश्न संख्या 20, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। सही उत्तर है, देवता लोग भारत देश का गुणगान करते हैं क्योंकि भारतीय भूमि स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करने का साधन है। मनुष्य भारत भूमि पर जन्म लेकर भगवान हरि की सेवा के योग्य बन जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है, अथवा भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 5 वाक्यों में उत्तर दें। उत्तर है, भारत महिमा पाठ से यह संदेश मिलता है कि हमें भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए।
हम भारतीयों को हरि की सेवा करने का मौका मिला है और मोक्ष की प्राप्ति का भी अवसर मिला है। हमें देशभक्त होना चाहिए और अन्य भारतीयों से मिलजुल कर रहना चाहिए। प्रश्न संख्या 22, भारत महिमा पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दें। सही उत्तर है, इस पाठ में भारत के महत्व के वर्णन से संबद्ध पुराणों के 2 पद तथा 3 आधुनिक पद दिए गए हैं। हमारे देश भारतवर्ष को प्राचीन काल से इतना महत्व दिया गया है कि देवगण भी यहाँ जन्म लेने के लिए तरसते हैं। इसकी प्राकृतिक सुंदरता अनेक प्रदूषणकारी तथा विध्वंसक क्रियाओं के बाद भी अनुपम है। इसका निरूपण इन पदों में प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कारः पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या हैं, अथवा संस्कार कितने प्रकार के हैं और कौन कौन। सही उत्तर है, संस्कार कुल 16 हैं। जन्म से पूर्व 3 हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन संस्कार होते हैं। शैशव अवस्था में 6 संस्कार होते हैं, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और कर्णवेद। 5 शैक्षिक संस्कार हैं, अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत और समावर्तन। यौनावस्था में विवाह संस्कार होता है तथा व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। प्रश्न संख्या 24, संस्कार किसे कहते हैं। विवाह संस्कार का वर्णन करें, 5 वाक्यों में उत्तर दें। तो व्यक्ति ने गुणों के धारण को संस्कार कहते हैं। व्यक्ति में गुणों के धारण को संस्कार कहते हैं। संस्कार का वास्तविक अर्थ शुद्ध होना हो। वैसे कुल 16 संस्कार माने गए हैं। विवाह संस्कार होने पर ही वस्तुतः मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसमें अनेक प्रकार के कर्मकांड होते हैं। उनमें वचन देना, मंडप बनाना, वधू के घर वर पक्ष का स्वागत, वर वधू का एक दूसरे को देखना, कन्यादान, अग्नि स्थापना, पाणी ग्रहण, लाजा होम, सप्तपदी, सिंदूरदान आदि मुख्य हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन में संस्कार का क्या महत्व है। सही उत्तर है, भारतीय जीवन में प्राचीन काल से ही संस्कार ने अपने महत्व को संजोए रखा है। यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों में वेद मंत्रों का पाठ, बड़ों का आशीर्वाद, हवन एवं परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। संस्कार दोषों को दूर करता है। भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण स्रोत स्वरूप संस्कार है। अगला प्रश्न है, केशांत संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है, क्यों। इसका सही उत्तर है, केशांत संस्कार में गुरु के घर में ही शिष्य का प्रथम क्षौर कर्म हजामत होता है। इसमें छात्र के घर वाले गुरु के यहाँ गाय दान में देते हैं, इसलिए केशांत संस्कार को गोदान संस्कार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। अपनी प्रगति चाहने वालों को निद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस और देर से काम करने की आदत को त्याग देना चाहिए। अगला प्रश्न है, नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर मूर्ख का लक्षण लिखें। नीति श्लोकाः पाठ में महात्मा विदुर ने मूर्ख मनुष्य के 3 लक्षण बतलाए हैं। ऐसा व्यक्ति जो बिना बुलाए आता है तथा बिना पूछे ही अधिक बोलता है और अविश्वासी पर विश्वास करता है। अगला प्रश्न है, नीच मनुष्य कौन है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें। तो जो बिना बुलाए हुए प्रवेश करता है, बिना पूछे कुछ बोलता है, अविश्वासी पर विश्वास करता है, ऐसे पुरुष को ही नीच श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है, नीति श्लोकाः पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं। सही उत्तर है, स्त्रियां घर की लक्ष्मी है। ये पूजनीय तथा महाभाग्यशाली है। ये महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, इसलिए स्त्रियां विशेष रूप से रक्षा करने के योग्य होती है।
प्रश्न संख्या 31, नीति श्लोकाः पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सही उत्तर है विदुर नीति से नीति श्लोकाः पाठ उद्धत है। इसमें महात्मा विदुर ने मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक हैं। विदुर ने मन को शांत करने के लिए कुछ श्लोक हैं लिखे। इन श्लोकों से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सांसारिक सुख थोड़ी देर के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक सुख अस्थायी है। सुंदर आचरण से हम बुरे आचरण को समाप्त कर सकते हैं। काम, क्रोध, लोभ और मोह को नष्ट करके नरक जाने से बच सकते हैं। अगला प्रश्न है, राम परवेश राम या करमवीर कौन था? इसका सही उत्तर है राम परवेश राम करमवीर कथा का एक प्रमुख पात्र है। इसका जन्म बिहार के भिखनटोला के एक दलित परिवार में हुआ था। कभी खेल के पीछे मग्न रहने वाला बच्चा अध्यापक के संपर्क में आकर मेहनत के दम पर अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियां बनाता गया। राम प्रवेश राम प्राथमिक विद्यालय से लेकर लोक सेवा परीक्षा तक प्रथम स्थान से उत्तीर्ण होता गया। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा में कैसा यश पाया? सही उत्तर है राम प्रवेश राम का जन्म बिहार के भिखनटोला नामक गांव में हुआ था। उन्होंने अपने प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय फैसले लेने की सामर्थ्य से देश की सेवा का यश अर्जित किया था। अगला प्रश्न है, करमवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? सही उत्तर है करमवीर कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अपने सच्चे कर्म से उच्च स्थान को प्राप्त कर सकता है। हमें पढ़ने के लिए जीवन में ज़्यादा ध्यान की जरूरत नहीं, बल्कि उत्साह और लगन की जरूरत होती है, क्योंकि करमवीर राम प्रवेश राम धनहीन एवं दलित परिवार के होने के बावजूद भी सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच गया था। अगला प्रश्न है, राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? राम प्रवेश राम कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा।